वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्ये टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैविक हथियार के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे। जैविक हथियार अर्थात बायोलॉजिकल वेपन ये क्या होते हैं, कैसे इनका विकास हुआ है, कब कब इनका प्रयोग हुआ है और इस समय ये क्यों चर्चा में बने हुए हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी उपकरण जिसका प्रयोग आप किसी को चोट पहुंचाने, किसी की हत्या करने, किसी की हानि पहुंचाने, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए करते हैं, ऐसे उपकरणों को आयुध अर्थात वेपन अर्थात हथियार के रूप में काउंट किया जाता है। अब जो हथियार है यह मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ही विकसित होने लगे थे और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनका वह प्रयोग हथियार के रूप में करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ये जो हथियारों की मात्रा है ये भी बढ़ती जा रही है और इनका जो स्वरूप है वो भी जो है कि घातक होता जा रहा है। पहले जहां परंपरागत प्रकार के हथियारों का प्रयोग होता था, व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर हमला होता था, वहीं आजकल परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार जैसे चीजें हैं जो एक सेकेंड में ही मानवीय सभ्यता पर संकट उत्पन्न कर सकती हैं। आपने देखा है कि जो जापान के ऊपर हमला किया गया था उसमें किस प्रकार के जो है कि बम का प्रयोग किया गया था, कैसे कुछ ही देर में जो है कि जापान का हिरोशिमा और नागासाकी का जो क्षेत्र था वह जो है तहस नहस हो गया। ठीक इसी तरह से अगर देखें तो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि किसी क्षेत्र को तुरंत जो है कि तबाह कर सकती है। तो आजकल जो भी हम कुछ कर रहे हैं, हमारा प्रयास क्या है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इस प्रोटेक्शन की दौड़ में हम क्या कर रहे हैं, हथियारों का जखीरा बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भले ही हम निशस्त्रीकरण की बात कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हम हैं, हर देश ऐसे ही प्रयास करता है कि उसके ऊपर कोई हमला ना करे और हमला करे तो उसको वो जवाब दे सके। इसीलिए हथियारों की बड़ी मात्रा की खरीद हर देश के द्वारा की जा रही है, हथियारों का विकास भी किया जा रहा है। अब इसी में एक शब्द है जिसका जो है वह है जीवाणुओं का, विषाणुओं का या फफूंद का प्रयोग करना, और ऐसे हथियारों को हम बोलते हैं जैविक हथियार। जैसे कि शब्द ही है कि जैविक हथियारों से तात्पर्य क्या है कि जीवों का प्रयोग हथियार के रूप में करना। इसलिए जब कोई देश, संगठन, व्यक्ति हथियार के रूप में जीवाणुओं, विषाणुओं, फफूंद का प्रयोग करता है तो इस प्रकार के हथियार को जैविक हथियार कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियारों में क्या होता है कि हम केमिकल का यूज करते हैं और ये केमिकल इतने घातक होते हैं कि मिनटों में व्यक्ति की जान ले सकते हैं, बहुत बड़ी आबादी को तहस नहस कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ये जैविक जो हथियार होते हैं इसमें जीवों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जीव जो कि सूक्ष्म आंखों से देखे भी नहीं जा सकते, लेकिन वह हमारे और आपके शरीर में पहुंचकर तुरंत हमारी जान लेने में सक्षम होते हैं। ये जो जैविक हथियारों का प्रयोग जिस युद्ध में किया जाता है उसको बोला जाता है जैविक युद्ध अर्थात बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अब ये जो तकनीकी है, आधुनिक तकनीकी, इसने क्या किया है, विषाणुओं, जीवाणुओं का जो प्रयोग है या जो विषैले तत्व होते हैं उनका जो है कि प्रयोग, उनको स्टोर करना और उनसे कई तरह के चीजों का निर्माण करना इस तकनीकी ने आसान बना दिया है। इसी के कारण जो प्राकृतिक रूप में जो जीवों का विकास होता था, बैक्टीरिया, वायरस जो है कि फंगस का विकास होता था, वह तो होता ही था, लेकिन अब हम आधुनिक लैब में भी इसका विकास कर रहे हैं और यह जो आधुनिक लैब में हम इन चीजों का विकास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह मानवीय सभ्यता के ऊपर क्या है, संकट उत्पन्न करने का एक प्रयास है। इस समय अगर देखा जाए तो लगभग 200 प्रकार के हम बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का प्रयोग हम इसमें करते हैं। जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, एंथ्रेक्स का सुना होगा, प्लेग सुना होगा, ग्लैंडर सुना होगा, बोटुलिज्म सुना होगा, ट्यूलेरीमिया सुना होगा, आदि 21 प्रकार के हैं। इनका प्रयोग जो है कि जैविक हथियारों के रूप में होता आया है। ये जो जैविक हथियार होते हैं इनको पाउडर के रूप में विकसित किया जा सकता है, इनको जो है कि किसी खाद्य सामग्री में पहुंचाया जा सकता है, इनको पानी में घोला जा सकता है और इस तरह से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास बैक्टीरिया है और हवा की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप उसमें छिड़क देंगे वो हवा में घुल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा
चलेगा, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और उस क्षेत्र में पहुंचकर वो क्या करेगा, एक जनसंहार का कारक बन जाएगा। यह जो चीजें होती हैं हवा के माध्यम से, किसी जीव के माध्यम से, पानी के माध्यम से हजारों मील तक पहुंचती हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो जैसे कि आपने सुना होगा प्लेग की बीमारियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती थी, चेचक जैसी जो पुरानी बीमारियां थी वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर लाखों लोगों की जान लेती आई हैं। यह जो है कि किसी अन्य प्रकार के जो हथियार होते हैं उनसे ज़्यादा घातक होते हैं, क्योंकि एक बार इनको अगर फैल जाने पर इनको तुरंत आप देख नहीं सकते, इनको आप जो है कि रोक नहीं सकते और इस तरह से यह जो है कि क्या होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में आसानी से फैल जाते हैं। क्योंकि इनका कोई रंग नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, कोई गंध नहीं होता, कोई विस्फोट नहीं होता, इसलिए इनको रोकना, इनको डिटेक्ट करना काफ़ी कठिन होता है। इसका जो प्रयोग होता है आतंकी समूह तो करते ही हैं, संपन्न राष्ट्र और विध्वंसक संगठन भी करते हैं। और ये जो क्रिया है जिसमें हम जैविक हथियारों का प्रयोग करते हैं इसको बोला जाता है जैव आतंक। ठीक इसी तरह से ये जो जैव आतंकवाद में, इसमें एक चीज आपने और सुना होगा कि जो कई बार देखा गया है जो आतंकवादी होते हैं वह क्या होते हैं, स्वयं जो है कि अपने आप को घातक जो संक्रामक बीमारी होते हैं उससे अपने आप को संक्रमित कर लेते हैं और संक्रमित होकर फिर जो है कि लोगों के बीच में जाते हैं और बीच में जाकर लोगों को संक्रमित करते हैं और इस तरह से बीमारियां तेजी से फैलती हैं। हमने जैविक हथियारों को समझ लिया, अब थोड़ा सा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लीजिए। तो प्राचीन काल में क्या होता था, रोगी व्यक्ति या जानवर को दुश्मन के क्षेत्र में फेंक दिया जाता था या उसके शव को फेंक दिया जाता था और इससे क्या होता था, जो मृत शरीर था, शव था, उसके माध्यम से संक्रमण दूसरे क्षेत्र में फैलता था और जो कि दुश्मनों की मृत्यु हो जाती थी। ठीक इसी तरह से एक घटना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मेसोपोटामिया जो साम्राज्य था उसका एक छोटा सा हिस्सा था असुर साम्राज्य, इसके लोगों ने किया, अपने शत्रुओं के कुओं में क्या किया, विषाक्त जो है कि कवक अर्थात फंगस को डाल दिया और ये जो विषाक्त कवक या फंगस थे ये पानी में घुल गए और उसके माध्यम से जो असुर साम्राज्य के दुश्मन लोग थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक इसी तरह आपने ब्लैक डेथ सुना होगा। तो ये जो ब्लैक डेथ है ये कैसे फैला था, तुर्की और मंगोल सैनिकों के द्वारा रोग ग्रसित पशुओं के शरीर को समीपवर्ती नगरों में फेंका जाता था, एक दूसरे क्षेत्र में फेंका जाता था और इससे क्या हुआ, यह बीमारी फैली ब्लैक डेथ। और इसको ब्लैक डेथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस समय की लगभग 1/3 आबादी को इसने समाप्त कर दिया था। लगभग 2.5 करोड़ लोग इसमें जो है कि इन मृत्यु हो गई थी और 1340 का दशक ब्लैक डेथ की बीमारी के लिए जाना जाता है। ठीक यही क्रिया अगर देखा जाए तो 1710 में स्वीडन की सेना ने रूस पर किया था। ऐसा ही 1763 में ब्रिटेन की सेना ने जो है कि चेचक वायरस को फैलाने में किया था। और आधुनिक इतिहास में हम देखें तो इसका जो प्रथम प्रयोग हमें दिखाई देता है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिखाई देता है, जब जर्मन सैनिकों के द्वारा एंथ्रेक्स और गैलेंडर्स के जीवाणुओं का प्रयोग किया गया था। ठीक इसी तरह से 1915 में जर्मनी ने ही रूस को कमजोर करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में प्लेग जो बीमारी होती है इसको फैलाने का प्रयास किया था। प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि जैविक हथियारों का प्रयोग हो रहा था इससे वैश्विक समुदाय चिंतित था। फलस्वरूप 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत कई देशों ने जैविक हथियारों के नियंत्रण पर गंभीरता व्यक्त की, लेकिन यहां पे कुछ रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इसके बाद जो जापान और चीन युद्ध हुआ 1937 से लेकर 1945 और इसी बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, इसमें जापानी सेना की एक विशेष यूनिट ने चीन के नागरिकों और सैनिकों पर जैविक हथियार का प्रयोग किया था। बहुत कुछ सफलता न मिलने के बावजूद लगभग 6 लाख लोग प्लेग और हैजा से संक्रमित हुए थे। अब इन सभी चीजों को देखते हुए वर्ष 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन अर्थात BWC की स्थापना की गई और यह जो कन्वेंशन है यह जो है कि 1975 में समझौता लागू हो गया और इसमें यह प्रयास किया गया, यह लिखा गया कि कोई भी देश बायोलॉजिकल वेपन का प्रयोग नहीं करेगा। 183 इसके सदस्य देश हैं और भारत ने 1973 में संधि पर हस्ताक्षर किया था। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो वर्ष 2001 में यूएसए में एंथ्रेक्स के आक्रमण के कई मामले सामने आए और एंथ्रेक्स को जो पत्र होता है, लेटर होता है, उसमें डालकर भेजा जा रहा था, कागज पर लगाकर भेजा जा रहा था और इसी के कारण यह कहा जा रहा है
कि वर्तमान समय में भी ये जो जैविक हथियार हैं इनका जो है कि प्रयोग कहीं ना कहीं किया जा रहा है और उसको जो है कि बना के स्टोर किया जा रहा है। वर्तमान कोरोना वायरस को भी चीन का एक जैविक हथियार कहा जा रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्टें बताती है कि तीसरे विश्व युद्ध के अंदेशे में या उसमें जीत हासिल करने के लिए चीन क्या करेगा, जैविक हथियार का सहारा ले सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का उद्देश्य जैविक हथियारों के माध्यम से दुनिया की जितनी मेडिकल फैसिलिटी है और अर्थव्यवस्था है उसको तहस नहस कर देना है, ताकि विश्व जो है कि चीन के सामने घुटने टेक दे। अमेरिका लंबे समय से, जैसे कि आपको पता है, चीन पर यह आरोप को लगा रहा है कि कोरोना वायरस मानव निर्मित है और इसका जो संबंध है वुहान वायरोलॉजी लैब्स में विकसित है। कई ऐसे अन्य जो है कि जैविक हथियारों का निर्माण अभी भी चीन कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। द वीकेंड ऑस्ट्रेलिया नाम की एक मैगजीन है, उसका दावा है कि चीन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में विकसित कर रहे हैं और चीन जो है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनके और उनके करीबियों को पता था और यह जो है कि जो कोरोना फैला है, वायरस फैला है, भले ही इसको बाहर ना फैलाया गया हो लेकिन इसका जो निर्माण है वो वायरोलॉजी अर्थात वुहान के लैब में किया जा रहा था। आपको पता है कि जो यह जैव आतंकवाद है ये बहुत कठिन चीज है, इसीलिए भारत में गृह मंत्रालय के अधीन जो है कि इसका निर्माण किया गया है कि जब भी भारत पर जैव आतंकवाद का कोई हमला होगा तो गृह मंत्रालय इसमें नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इसका सहयोग किया जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, अन्य संगठनों के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है इसके लिए तैयार है, लेकिन भारत में अभी भी वाइल्ड लाइफ हेल्थ सेंटर, फॉरेंसिक सेंटर, जूनोसिस सेंटर और वायरोलॉजी सेंटर की संख्या कम होने के कारण अभी भी भारत में जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी भी हम उस तरह से तैयार नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर हम मैनेजमेंट के मामले में देखें, खासकर डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में देखें, तो अभी भी हम कई क्षेत्रों में काफ़ी पीछे हैं, तकनीकी के क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटी से लेकर अन्य चीज़ें हैं जो कि हम बायोलॉजिकल वेपन के खतरे को टालने के लिए होना चाहिए, उसमें कमज़ोर हैं। इसीलिए कई लेख आपको दिखाई देंगे कि हमको क्या करना होगा, इसलिए तैयार रहना होगा कि कभी भी चाइना इस प्रकार के बायोलॉजिकल वेपन का प्रयोग कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।